नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी हमारे लेक्चर अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उससे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। कल एक लास्ट लेक्चर हमारा आया था जिसमें हमने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और उसका ये सेकंड पार्ट जो है आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम थोड़ा सा हार्ड जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलेंगे, देखेंगे कि कितनी नॉलेज आप लोगों को है। इसका जो परिचय है आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में देना है आंसर देकर। तो 50 तक जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, आप लोगों के सामने रखे थे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51, प्लास्टिक पेंट उद्योग। जो प्लास्टिक पेंट उद्योग होता है, एक जो प्लास्टिक पेंट उद्योग में एक आयन एक्सचेंजर के रूप में कार्य करता है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो प्लास्टिक है वो पेंट उद्योग में एक आयन एक्सचेंजर की तरह कार्य करता है या प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सत्य है या फिर असत्य है? ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर भौतिक परिवर्तन होता है तथा थर्मोसेट प्लास्टिक में रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि जब हम थर्मोप्लास्टिक मेटल को गर्म करते हैं तो उसमें का जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंजेस जिसे बोलते हैं वो उसमें चेंज होता है। थर्मोसेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। ये बात सही है या गलत है, इसका आप लोगों को आंसर देना है। 53, थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो 3D नेटवर्क इंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर है वो होती है। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि जो इसकी क्रॉस लिंकिंग जो होती है, वो जो नेटवर्क है वो क्रॉस लिंक्ड होता है। तो इसमें आप लोगों का है सत्य और असत्य, जो ऑप्शन है वो आप लोगों को बताना है। 54, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल सामान्यतः कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं उनमें ये क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो आप लोगों को बताना ये बात सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। आप लोगों को पता है कि जो भी प्लास्टिक मेटल होते हैं या केमिकल होते हैं उसकी एक अपनी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एक दूसरे से अंतराण्विक बल या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। तो अगर उन्हें तोड़ना है तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि किसके द्वारा उन्हें तोड़ा जा सकता है, तापमान के द्वारा या दाब के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा। ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के द्वारा आप उसे ब्रेक कर सकते हो, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोल्ड कूलिंग के प्रकार हैं। जो आप मोल्ड यूज़ करते हो, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, चाहे फिर वो ब्लो मोल्डिंग है या फिर एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग है, जो भी मोल्ड जिसमें आप यूज़ करते हो, तो उसमें कूलिंग के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं या किन किन प्रकार से आप कूलिंग दे सकते हो। सबसे पहले एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग, ऑयल कूलिंग या फिर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, निम्न में से कौन सी वस्तु इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। तो सबसे पहला ऑप्शन नट्स, ट्यूब्स, कार हैंडल या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। 58, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के लिए कम से कम कितने तापमान या कितने टेम्परेचर की नीड होती है, आवश्यकता होती है। 120 डिग्री या फिर 130 डिग्री सेल्सियस, 140, 150। ठीक है, सही आंसर आप लोगों को देना है। 59, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के लिए कम से कम कितने इंजेक्शन प्रेशर की आवश्यकता होती है। कम से कम आप कितना इंजेक्शन प्रेशर दे सकते हो। ऑप्शन देख लेते हैं। 120 जो 19 MPa, या फिर आप लोगों का है 100 MPa, 140 MPa या 170 MPa। MPa मतलब मेगा पास्कल एरिया, ये यूनिट होती है प्रेशर की। 60, निम्नलिखित में से किस मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बोतल कैप और ऑटोमोटिव
डैशबोर्ड बनाए जा सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन, क्या इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा, कंप्रेशन मोल्डिंग के द्वारा, ट्रांसफ़र मोल्डिंग के द्वारा या फिर जेट मोल्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जटिल आकार के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, जो शेप होती है, जटिल आकार के उत्पाद इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनाए जा सकते हैं। क्या ये बात सही है? सत्य है तो सत्य, और असत्य है तो आप असत्य आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में यदि प्रोडक्ट की थिकनेस कम होगी तो मोल्ड में मटेरियल जल्दी आसानी से भरेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसमें क्या कहा गया है, अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की जो थिकनेस होगी, वाल थिकनेस होगी, अगर वो ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर कम होगी, तो इसमें क्या कहा गया कि अगर प्रोडक्ट की थिकनेस क्या होती है, कम होती है, तो मटेरियल मोल्ड के अंदर आसानी से बढ़ता है। ये सत्य है या फिर असत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक मटेरियल का प्रयोग ब्लो मोल्डिंग मशीन में नहीं किया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था पहले भी, किसका नहीं किया जा सकता? पीवीसी को ज़्यादातर हम क्या नहीं चलाते, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में नहीं चलाते। मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को, चलो जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के लिए न्यूनतम कितने प्रेशर की आवश्यकता होती है? ठीक, तो न्यूनतम प्रेशर आप लोग देख सकते हो 350 kPa, ठीक है, ये क्या है kPa, 400 kPa, 450 kPa और 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेसर मोल्डिंग व ट्रांसफ़र मोल्डिंग मशीन में थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात सत्य है या असत्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरिंग टाइम पॉलीमर की सेटिंग में लगने वाला समय होता है। ठीक, सत्य या असत्य? क्लैंपिंग यूनिट में पिस्टन किस ऊर्जा से या एनर्जी से गति करता है या मूव करता है? सबसे पहला ऑप्शन, हाइड्रोलिक ऊर्जा या हाइड्रोलिक एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर सक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट की सिकुड़न या सिंकेज को कूलिंग टाइम बढ़ाकर सही किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? सही है तो सत्य, और या असत्य? 69, ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के लिए अधिकतम कितने प्रेशर की आवश्यकता होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हो 450, 500, 700 या फिर 800 kPa। 70 कैविटी व 70 का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, कैविटी व इजेक्टर की सुरक्षा के लिए मोल्ड में लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? 71, स्प्रू और स्प्रू बुश क्या दोनों समान होते हैं? ठीक है, सत्य और असत्य है। 72, निम्नलिखित में से नायलॉन किसका ट्रेड नेम है? पीए पॉलीअमाइड का, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन का, पॉलीप्रोपिलीन का या फिर पॉलीऑक्सी मिथाइल का। 73, निम्नलिखित में से कौन से इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रकार हैं? सबसे पहला है प्लंजर इंजेक्शन सिलेंडर, 2 स्टेज प्लंजर इंजेक्शन सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू इंजेक्शन सिलेंडर टाइप या फिर उपरोक्त सभी। 74, निम्नलिखित में से प्रोडक्ट में आने वाले डिफेक्ट कौन कौन से हैं? क्या सिल्वर मार्क है, बर्न मार्क है, ब्लैक स्पॉट है या उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से प्लास्टिक का वर्गीकरण है नेचुरल, क्या नेचुरल टाइप की प्लास्टिक होती है, क्या सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक या उपरोक्त सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोसेट मटेरियल को रिसाइकलिंग किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? 77, लोकेटिंग रिंग का प्रयोग मोल्ड व नोजल को एक सीधी रेखा में रखने के लिए या उनके अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। सत्य या असत्य? 78, प्रोडक्ट को रंगीन बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है मास्टर बैच, पिगमेंट या A&B, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर मिल ही गया तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही। 79, NRV नॉन रिटर्न वॉल्व का प्रयोग इंजेक्शन के दौरान मेल्ट मटेरियल को बैरल से पीछे जाने से रोकने के लिए किया जाता है। सत्य और असत्य? लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में फिक्स प्लेट व मूविंग प्लेट के मध्य
न्यूनतम दूरी को डेलाइट कहते हैं या मिनिमम डेलाइट कहते हैं। ये बात सत्य या असत्य है। तो ये आप लोगों के 80 क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। कोशिश करना कि इसका चाहे गलत जवाब देना इनका, लेकिन आंसर ज़रूर करना, और एक दूसरे के आंसर आप लोगों को रिव्यू भी ज़रूर करने हैं, ताकि क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड होते हैं, और जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम जब भी चांस मिलेगा उस टॉपिक से क्वेश्चन बनने का, तो वो वही क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, थोड़ा बहुत घुमाया जाता है। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने भी हैं और उनके आंसर भी ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सब के जो आंसर है या आप लोगों की है वो मैं लेके आऊँगा, आंसर शीट है वो लेकर आऊँगा। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं, और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।